शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने आज कोर्ट में पेश किया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पार्थ और अर्पिता को 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है। दोनों की अगली पेशी 18 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि पार्थ की जान को खतरा नहीं है, वहीं अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा है। इसको देखते हुए कोर्ट ने विशेष निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अर्पिता मुखर्जी को 4 से अधिक सह कैदियों के साथ जेल में नहीं रखा जाएगा, जबकि उनके वकील ने उसे प्रथम श्रेणी कैदी का दर्जा देने की मांग की है। वहीं ईडी के वकील ने अपील की कि उन्हें जो भोजन और तरल दिया जाएगा उसकी पहले से जांच की जानी चाहिए, फिर परोसा जाना चाहिए। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि अर्पिता की जान को खतरा है, उसके साथ 4 से अधिक कैदियों को नहीं रखा जा सकता। जेल में उसकी सुरक्षा में 24 घंटे गार्ड तैयार रहेंगे। बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने अपने करीबी सहयोगी और अपराध में कथित साथी अर्पिता मुखर्जी के साथ घनिष्ठ संबंधों से इनकार किया है। ईडी के सूत्रों ने बताया है कि वह गुरुवार शाम से कह रहे हैं कि उनका अर्पिता मुखर्जी से कोई संबंध नहीं है। ये बात उन्होंने तब कही जब केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू की। जब ईडी के 2 अधिकारियों ने चटर्जी से पूछा कि क्या वह मुखर्जी को जानते हैं, तो पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्होंने उन्हें कई बार दुर्गा पूजा समारोह में देखा है। उसके बाद चटर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुर्गा पूजा समारोह में मिलने के अलावा उनका उनसे कोई संबंध नहीं है। हालांकि उन्होंने इन पैसों से किसी भी तरह से संबंध से इनकार किया और कहा कि नकदी के स्रोत और स्वामित्व के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। चटर्जी के इस रुख से ईडी के अधिकारी काफी हैरान हैं। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अर्पिता मुखर्जी के नाम के 31 बीमा पॉलिसियां हैं और उन सभी पॉलिसियों में नामित व्यक्ति पार्थ चटर्जी हैं। फिर भी वह उनके साथ घनिष्ठ संबंधों से इनकार कर रहे हैं। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी के वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल बीमार हैं, उनका अर्पिता के साथ कोई संबंध नहीं है। अर्पिता के घर में मिले कागजात फर्जी हैं। जरूरी होने पर मेरे मुवक्किल विधायक पद भी छोड़ने को तैयार हैं। उन्हें किसी भी सूरत में जमानत पर रिहा किया जाए। ईडी के वकील ने कहा कि पार्थ हैवीवेट नेता हैं, प्रभावशाली हैं। यदि उन्हें जमानत मिली तो मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। पार्थ के घर से एसएससी के अलावा ग्रुप डी, अपर प्राइमरी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। चूँकि अभी मामले की जांच चल रही है, लिहाजा दोनों आरोपियों को 14 दिनों की जेल हिरासत में भेजा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें आराम करने की सलाह दी है। तबीयत बिगड़ने के चलते एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा भी रद्द हो गया है। वहीं दिल्ली दौरे पर अब सिर्फ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रवाना हुए। वहीं शिवसेना के बागी धड़े ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की सोच रहे थे। शिवसेना के बागी विधायकों के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा है कि ठाकरे के लिए मोदी के साथ उनके संबंध शीर्ष पद पर बने रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। केसरकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में तत्कालीन मंत्री आदित्य ठाकरे की छवि को खराब करने के प्रयासों से शिवसेना के बहुत से नेता आहत थे। केसरकर ने कहा कि उन्होंने मोदी से संपर्क स्थापित किया और संवाद शुरू हुआ। केसरकर ने दावा किया कि उद्धव जी के मोदी जी से मिलने के बाद यह तय किया गया कि वो अगले 15 दिनों में पद छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए संबंध अधिक महत्वपूर्ण थे। लेकिन यह महसूस किया गया कि उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए और समय चाहिए। अतीत में मोदी ने शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे को अपना छोटा भाई कहा था। नई दिल्ली में ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद जुलाई 2021 में महाराष्ट्र विधानसभा से 1 दर्जन भारतीय जनता पार्टी विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। एक ऐसा कदम जिसने शिवसेना और उस समय विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंधों को और भी तनावपूर्ण बना दिया था। केसरकर ने कहा कि बाद में ठाकरे के कट्टर विरोधी राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद बातचीत रुक गई, जिससे शिवसेना अध्यक्ष नाराज हो गए। केसरकर ने कहा कि अहंकार के कारण वार्ता आगे नहीं बढ़ी। केसरकर ने कहा कि बातचीत के दौरान वह शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को तमाम जानकारी देते रहे।
केसरकर का दावा यह भी है कि शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार थे। उन्होंने कहा था कि शिंदे को साइड में करो। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन तब न भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ऐसा करने को तैयार हुई और न ही शिंदे के साथ जाने वाले विधायक ही ऐसा करने को तैयार हुए थे। केसरकर का यह भी कहना है कि अगर उनकी बातें झूठी साबित हुई तो वे सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। आदित्य ठाकरे ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 3 पार्टियां बदलने के बाद चौथी पार्टी में एंट्री मारने के लिए उत्सुक लोगों पर कितना भरोसा किया जाए, इस पर विचार की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राज्य की भूपेश बघेल सरकार को केंद्र सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है। बता दें कि इस विवाद के चलते आवास विहीन लोगों को पक्के आवास मिलने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को चेताया है। उन्होंने कहा कि अगर बघेल सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सही से लागू नहीं करेगी तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसी योजनाओं से अपना समर्थन वापस लेने पर विचार करना शुरू कर देगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपने हिस्से का फंड रिलीज न करने पर राज्य सरकार को ये चेतावनी जारी की है। ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को लिखे एक पत्र में यह चेतावनी दी। उन्होंने बीती 1 अगस्त को जैन को ये पत्र लिखा था। अखबार के मुताबिक केंद्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 7.8 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा था, लेकिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने हिस्से का 562 करोड़ रुपए का फंड जारी नहीं किया, जिस कारण इस योजना में कोई संतोषजनक काम नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार के चलते केंद्र सरकार 7.8 लाख घरों के निर्माण के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। इससे पहले 2020-21 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.4 लाख घरों का निर्माण लक्ष्य रखा था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने हिस्से का फंड जारी करने में वित्तीय बाधाओं का हवाला दिया और 4.9 लाख घर न बना पाने की बात कही। यानी राज्य ने 2020-21 के लिए केवल 1.5 लाख घरों का लक्ष्य रखा। सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 3-4 साल में इस योजना को समस्या का सामना करना पड़ा। अपने हिस्से की राशि को जारी करने के लिए कई मौकों पर संबंधित मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया। इसके लिए बीते साल जून, सितंबर और नवंबर महीने में राज्य सरकार को पत्र भेजे गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने कोई संतोषजनक फैसला नहीं लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा फंड न दिए जाने का मुद्दा बीते जुलाई में कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी उठाया था। उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बघेल सरकार से इस्तीफा देते हुए साफ कहा था कि राज्य सरकार द्वारा फंड न दिए जाने के कारण 8 लाख लोगों को घर नहीं मिल पाया। बता दें कि पीएम आवास योजना के लिए आने वाले खर्च को केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में साझा करते हैं। पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर पूर्व राज्यों के मामले में ये अनुपात 90 और 10 का है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायतों के चुनाव परिणाम आ गए हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। महाराष्ट्र के 15 जिलों की 238 ग्राम पंचायतों पर हुए चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। सरकार बनने के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस अपनी पहली परीक्षा में पास होते दिख रहे हैं। औरंगाबाद, पुणे और अहमदनगर में शिंदे गुट और बीजेपी ने बाजी मारी है, जबकि जलगांव और सोलापुर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जीत हासिल हुई है। महाराष्ट्र की 271 ग्राम पंचायतों में से 33 पर चुनाव से पहले ही उम्मीदवार निर्विरोध हो चुके हैं। बीजेपी के खाते में 271 में से 82 सीटें आई हैं।
बीजेपी के बाद एनसीपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। एनसीपी को 53 सीटें मिली हैं। तीसरे नंबर पर 39 सीटें लेकर शिवसेना का शिंदे गुट सामने आया है और चौथे नंबर पर उद्धव गुट है, जिसे 28 सीटें मिली है। कांग्रेस फिर पीछे रह गई है। कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की है। अन्य के खाते में 47 सीटें आई है। शिंदे गुट को मराठवाड़ा रीजन में जबरदस्त कामयाबी मिली। धुले जिले की कुल 52 सीटों पर शिंदे गुट को 20 से ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी को 15, कांग्रेस को 10 और ठाकरे गुट की शिवसेना को 3 से ज्यादा सीटें मिली। औरंगाबाद में भी शिंदे गुट का वर्चस्व दिखाई दिया। यहाँ सबकी नजरें इसलिए लगी हुई थी क्योंकि शिंदे गुट में शामिल होने वाले विधायकों की बड़ी तादाद इसी क्षेत्र से थी। शिंदे गुट ने यहाँ वडगांव कोल्हाटी ग्राम पंचायत की 12 सीटों को जीतकर उद्धव गुट को जबरदस्त झटका दिया है। सिल्लोड के तीनों ग्राम पंचायतों पर शिंदे गुट का कब्जा हो गया है। पैठन तालुका के 7 में से 6 सीटों पर भी शिंदे गुट का कब्जा हुआ है। अपेगांव, खेड़ा, नानेगांव, शेवता, अनर नांदर गांव तांडा ग्राम पंचायतों पर शिंदे गुट का कब्जा हुआ है। राज्य भर में बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बनकर भले ही सामने आई हो, लेकिन उद्धव गुट ठाकरे गुट ने सोलापुर जिले में बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया है। यहाँ 9 तालुके के 25 ग्राम पंचायतों के चुनाव परिणाम आए। इनमें पहला रिजल्ट चिंचपुर से आया। यहाँ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सुभाष देशमुख का बोलबाला था, लेकिन यहाँ 7 में से 7 ग्राम पंचायतों में उद्धव ठाकरे के गुट के शिवसेना उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। बीजेपी ने सोलापुर जिले के 25 में से 9 ग्राम पंचायतों पर अपनी जीत का परचम लहराया। ठाकरे गुट को 4 सीटें हासिल हुई। शिंदे गुट को यहाँ सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। यहाँ 7 सीटों पर जनता ने स्थानीय गठबंधन का चुनाव किया। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के चचेरे भाई धनंजय मुंडे के गढ़ भीड़ में एनसीपी की वर्चस्व कायम है। भीड़ जिले के 13 ग्राम पंचायत में से 6 सीटों पर एनसीपी ने कब्जा जमाया है। बीजेपी के हाथ 4 सीटें आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।